Good morning, students. Today we are going to read about human rights, lesson 10, human rights. I should write it more clearly so that you can see it properly. Human rights. What do you understand by human rights? मानव अधिकार, मनुष्य के कुछ अधिकार हैं जो उनको प्राप्त हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं। ऐसा नहीं है कि वो अपने कंट्री में है तभी उनको वो हक है, बाहर भी जाएंगे तो भी वो हक उनके लिए होता है। इट इज़ यूनिवर्सल। ऐसे ह्यूमन राइट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय एंड हैव प्रोटेक्टेड। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं, वो अधिकार होते हैं, आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय एंड हैव प्रोटेक्टेड, जिसका उपभोग करना हर मनुष्य का अधिकार होता है और उसको ये सुविधा प्राप्त है कि वो अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। Hence human rights are of universal concern and are universal in value। और इसलिए human rights सार्वभौमिक रूप से संबंधित होते हैं, universal concern के होते हैं और इनकी value भी universal होती है। Though the right to life, liberty and security of person is equally recognized, जीने का हक, आज़ादी का हक और सुरक्षा का हक सारी दुनिया में समान रूप से देखा जाता है, माना जाता है। इसके बावजूद an estimated 120 million were killed in the 20th century, both in peacetime and an armed conflict as a result of government intervention। इसके बावजूद लगभग 12 करोड़ लोग 20वीं शताब्दी में मारे गए, पीस टाइम में या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी सशस्त्र युद्धों में सरकारी हस्तक्षेप के कारण। The toll of economic injustice is still greater। अगर हम आर्थिक अन्याय के आंकड़ों की बात करें तो वो और भी ज़्यादा है। Some 14 million children die every year before they reach the age of 5। 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हर साल 5 साल की उम्र तक पहुंचने के पहले ही मर जाते हैं। Slavery has been banned the world over। सारी दुनिया में गुलाम प्रथा को, स्लेवरी को बैन कर दिया गया है। But some 200 million people are held in condition amounting to slavery, including 100 million children existing through labor and beggary, as well as bonded labor and women forced into prostitution। इसके बावजूद 20 करोड़ लोग ऐसी कंडीशंस में रह रहे हैं जो लगभग गुलामी जैसी हैं। 100 मिलियन चिल्ड्रन होंगे यानी 10 करोड़ बच्चे जो श्रम करके या भीख मांग के अपने जीवन को चला रहे हैं। इसमें औरतें भी हैं जिन्हें ज़बरदस्ती फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन के काम में, वेश्यावृत्ति के काम में डाल दिया गया है। The underlying idea of human rights exists in some form in all cultures and society। अगर हम बात करें human rights की तो भले ही सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन underlying, concealed but not detectable, underlying idea of human rights सभी कल्चर और सोसाइटी में रहा है। मानवाधिकार हर समाज में रहा है। The idea existed in ancient times as well। पुराने समय में भी ह्यूमन राइट्स का विचार था, आइडिया था। पुराने ग्रीक की बात करें, इन द एंशियंट ग्रीक स्टेट्स पीपल वेर फेमिलियर विद द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशियंट ग्रीक स्टेट्स में, पुराने ग्रीस में लोग फेमिलियर थे, परिचित थे। आज का जो आधुनिक कंसेप्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। पुराने ग्रीक टाइम में भी ये चीज़ थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई उच्च कास्ट का, ऊंचे वर्ग का और निम्न वर्ग का नहीं। एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल, हर किसी को समानता का अधिकार है, सम्मान पाने का अधिकार है।
किसी खास वर्ग को ही सम्मान मिलेगा, किसी खास वर्ग को सम्मान से वंचित रहना पड़ेगा, ये गलत है। तो पुराने ग्रीक समय की बात करें तो ये 3 चीज़ें जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो उस समय भी लागू था। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने बराबरी का हक, एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल, यानी सभी को सम्मान पाने का हक। Many countries have since recognized the basic human rights and incorporated them in their constitutions. बहुत सारे कंट्रीज ने उस समय से ही ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है, पहचाना है और उसको अपने संविधान में शामिल किया है। The contemporary international statement of these rights in the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations General Assembly on 10th December 1948. इसका इन ह्यूमन राइट्स का जो स्टेटमेंट था, घोषणा पत्र था, उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एडॉप्ट किया 10 दिसंबर 1948 को। और कौन सा? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया, यानी मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को अपनाया। It is a common standard of achievement for all people and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms। और ये एक कॉमन स्टैंडर्ड है, एक सारे जितने जो लोग इसको मानते हैं उनके लिए ये चीज़ आवश्यक किया गया है इसमें कि सोसाइटी के हर ऑर्गन को, जितने अंग हैं समाज के, उनको इस डिक्लेरेशन को, इस घोषणा पत्र को लगातार अपने दिमाग में रखते हुए पढ़ाई के द्वारा, शिक्षा के द्वारा इन अधिकारों और इनमें दी हुई स्वतंत्रताओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इसमें साफ कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा, टीच करके, एजुकेशन के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों से परिचित कराया जाए, उनकी स्वतंत्रताओं से उनको परिचित कराया जाए और उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाए, उसका हनन करने की कोशिश ना की जाए। The United Nations Charter had earlier provided, इसके पहले, ये तो 10 दिसंबर 1948 की बात है, उसके पहले एक था यूनाइटेड नेशंस चार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र। चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र। उसने पहले बताया था, लोगों के सामने रखा था, had earlier provided that the member states, कि जो भी देश इसके सदस्य बनेंगे, शैल प्रमोट, वो किन किन चीज़ों को प्रमोट करेंगे, किन किन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, अपने सारे नागरिकों को रोजगार दिलाएंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, काम पाना आपका अधिकार है। एंड कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, अपने देश की दशा स्थिति ऐसी रखेंगे कि लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक तरक्की कर सकें। सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी या इस तरह की समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। and universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all without distinctions so as to race, sex, language or religion। और ऐसा लोगों को टीच करेंगे, इस तरह का माहौल रहे, इस तरह की कंडीशंस रहें कि इन ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सली रेस्पेक्ट हो, इनका सम्मान हो सब जगह, और ह्यूमन राइट्स और इनकी फंडामेंटल फ्रीडम्स, मानवाधिकार और जो मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं, उनको लोगों को प्रदान करने में कोई डिस्टिंक्शन ना रहे, भेदभाव ना रहे।
कि जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे कि इस धर्म का है तो ज़्यादा स्वतंत्रता है, इस धर्म के हो तो ये स्वतंत्रता नहीं है। आप इस जाति के हैं, इस लिंग के हैं, मेल फीमेल हैं, या ऐसी भाषा बोलेंगे तो आपको ये अधिकार मिलेंगे, दूसरी भाषा बोलेंगे तो दूसरे, ऐसा नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, सबको समान रूप से सारे अधिकारों के उपयोग करने की स्वतंत्रता है। Earlier still, informed by the terrible experiences of the two world wars and by the experience of the New Deal in the USA, Franklin D. Roosevelt in 1941 announced his 4 essential freedom. इसके पहले दो जो वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट और सेकेंड, और न्यू डील का जो एक्सपीरियंस रहा, उसको देखने के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1941 में, अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनाउंस्ड हिज 4 एसेंशियल फ्रीडम्स, अपनी 4 अनिवार्य स्वतंत्रताएं बताएं, 4 ऐसी स्वतंत्रताएं जो एसेंशियल हैं, नेसेसरी हैं, अनिवार्य हैं। पहला, the first is freedom of speech and expression everywhere in the world. बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दुनिया में हर जगह, आप कहीं पर भी अपनी बात को कह सकते हैं, आपको पूरा हक है। The second is freedom of every person to worship God in his own way. चाहे आप अपने देश में रहें या दूसरे देश में रहें, आपको अपने भगवान की पूजा करने का हक है अपने तरीके से। आप चाहे किसी ग्रंथ की पूजा करें, चाहे आप मूर्ति पूजक हों या किसी शक्ति को यूं ही आप बैठ के पूजा कीजिए, जिस तरीके से आप अपने गॉड को रिमेंबर करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ह्यूमन राइट है, इससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता। द थर्ड इज फ्रीडम फ्रॉम वांट। तीसरा है कमी दूर करने की स्वतंत्रता, जो भी कमी आप में है, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आपको स्वतंत्रता है कि आप उस कमी को दूर करें, which translated into word terms means economic understanding which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants everywhere in the world। आदमी अपनी स्वतंत्रता, अपने कमी को कब दूर कर सकता है? जब उसको शांतिपूर्ण वक्त मिले। कोई अगर उसको परेशान करता रहे या उसके देश का वातावरण अगर मान लीजिए डिस्टर्ब्ड है, अगर वॉर जैसे कंडीशंस बने हुए हैं, हेल्दी पीस टाइम नहीं है, तो आप में जो भी कमियां हों, चाहे वो सोशल लेवल पे हों, इकोनॉमिक लेवल पे हों, एजुकेशन लेवल पे हों, आप उसको नहीं दूर कर पाएंगे। तो ये आपका ह्यूमन राइट है। फ्रीडम फ्रॉम वांट, यानी आप अपनी वांट को, आप अपनी कमी को दूर कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी स्वतंत्रता है, वो भी दुनिया के किसी भी कोने में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। द फोर्थ इज द फ्रीडम फ्रॉम फियर। आपको भय मुक्ति की स्वतंत्रता है। कोई आपको डरा के नहीं रख सकता, और कोई आपको डरा के रख रहा है, इसका मतलब आपके ह्यूमन राइट को वहां पर उसका हनन किया जा रहा है। Which translated into world terms means a worldwide reduction of armaments to such a point in such a thorough fashion that no nation would be able to commit an act of physical aggression against any neighbor anywhere in the world। अगर वर्ल्ड टर्म्स में इसको देखें, सारी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो डिसआर्मामेंट, रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, हथियारों को कम किया जाए, हथियारों को नष्ट किया जाए, इस तरह से नष्ट किया जाए कि जो बाजू का देश है, जो पड़ोसी देश है, वो उससे डर ना सके, उसके मन में ये भय ना आए कि मेरे पड़ोसी देश ने, मेरे नेबरिंग कंट्री ने इतने सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस को रखा है जिसके कारण हमारे देश पे कभी भी अटैक हो सकता है। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर वाली बात कहाँ से आई? जो ह्यूमन राइट में लास्ट जो ह्यूमन राइट है, अधिकार है, वो आपको भय मुक्ति की स्वतंत्रता देता है, आपको भय से आज़ाद होने की स्वतंत्रता देता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सारी दुनिया में अस्त्र शस्त्र कम किए जाएं। आप खुद ही सोचिए, आपके घर के बाजू में रहने वाला पड़ोसी अपने घर में बंदूक, चाकू, छुरी, इस तरह की चीजें रखेगा तो थोड़ा तो डर आपके मन में आएगा।
और यही चीज़ देशों के ऊपर भी लागू होती है। तो अगर हमारा जो पड़ोसी देश है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, हथियार इकट्ठे कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमको डरने की ज़रूरत है। वो कभी भी एक्ट ऑफ फिजिकल एग्रेशन, कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो हमारे मानव अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए ये कहा गया कि आप अपने हथियारों में कमी लाइए। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बेटा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो 4 अनिवार्य आवश्यकताएं, स्वतंत्रताएं कहीं, 4 एसेंशियल फ्रीडम्स। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सब जगह आपको बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बोल के, लिख के आप अपनी बात कह सकते हैं, कोई आपकी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता। दूसरा, फ्रीडम टू वर्शिप गॉड इन हिज ओन वे। हर व्यक्ति को अपने ईश्वर की पूजा करने की स्वतंत्रता है, आप जिस तरीके से चाहें, दुनिया के हर कोने में। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे देश में ये अलाउड नहीं है, आप अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा आपको कोई भी नहीं कह सकता दुनिया में कहीं भी। तीसरी चीज़, फ्रीडम फ्रॉम वांट। आपको अपनी कमी दूर करने की स्वतंत्रता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, आप अपनी कमी दूर कर सकते हैं। और उसके लिए हर देश अपने देश की परिस्थितियों को ऐसा बनाएगा कि उसके नागरिक अपनी तरक्की अच्छी तरह कर सकें। और लास्ट वन है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय मुक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें वर्ल्ड वाइड रिडक्शन इन आर्मामेंट्स हो, यानी हथियारों को इस तरह से कम किया जाए कि दूसरा देश उससे डर के ना रह सके। ठीक है, एक हेल्दी पीस टाइम मिलेगा, एक अच्छा शांति का समय मिलेगा, तो नागरिक अपने आप तरक्की करेंगे। आ रहा है समझ में? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब हम लोग फिर उस पर आ जाएं। 10 दिसंबर 1948, आपको मालूम होना चाहिए 10 दिसंबर इज ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस के रूप में अब माना जाने लगा है 10 दिसंबर को। तो ये जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जब इसे अडॉप्ट किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस सार्वभौमिक मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में देयर आर 2 ब्रॉड सेट्स ऑफ राइट्स, 2 तरह के राइट्स होते हैं। हम एक बार बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये मानव अधिकारों का सार्वभौमिक जो घोषणा पत्र है, इसमें देयर आर 2 सेट्स ऑफ राइट्स। इसमें 2 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। 2 प्रकार के अधिकार हैं। नंबर 1 सेट इज नोन एज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। पहला सेट जो कहलाता है वो किसका है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। पहला जो अधिकारों का समूह है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी नागरिक और राजनैतिक अधिकार, नागरिक और राजनैतिक अधिकार। दूसरा, the other set is known as economic, social and cultural rights. The second one is called, दूसरा जो अधिकारों का समूह है वो कहलाता है economic, social and cultural rights. देखिएगा, दूसरे समूह में है इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक। तो ये इस तरह से आपने देखा कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसको भी राइट्स कर लीजिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, इसके 2 ऑर्गन हैं, 2 हिस्से हैं। पहला सेट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार, और दूसरा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। ये 2 सेट्स ऑफ राइट्स हैं जिनका इसमें वर्णन किया गया है। In other words of the declaration, these 2 sets of rights aim to give all people freedom from fear and want.
अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इन अधिकारों के जरिए इनेबल किया है लोगों को कि वो अपनी कमी और भय को दूर कर सकें, कमी और भय से मुक्त हो सकें। Both sets of rights must be protected as the foundation of freedom, justice and peace in the world। ये जो दोनों sets of rights हैं, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है। इन दोनों प्रकार के rights की सुरक्षा ज़रूरी है। As the foundation, किसके आधार के रूप में? फ्रीडम, जस्टिस, पीस। स्वतंत्रता, न्याय और शांति अगर दुनिया में स्थापित करनी है तो इन दोनों ही अधिकारों के समूह को प्रोटेक्ट करना, इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। अगर ये सोचा जाए कि हम एक सेट्स ऑफ राइट्स को प्रोटेक्ट करें, अच्छा हाँ, तो आपने देखा ये कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये दोनों प्रकार के जो हमारे अधिकार हैं, इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम एक को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तो वो पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। और अगर हमको दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति बना के रखनी है तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि दोनों प्रकार के जो सेट्स ऑफ राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो। अब सवाल ये उठता है कि इनका प्रोटेक्शन किसका काम है? Who will protect all these rights? इतने सारे अधिकारों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? जानिए, The protection of human rights proclaimed by the declaration is the responsibility of the government। इन सारे राइट्स का प्रोटेक्शन, जैसा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कहा गया है, प्रोक्लेम किया गया है, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकारों को, उन देश की सरकारों का काम है कि वो इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करे, उनका संरक्षण करे। बात करेंगे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की। अंडर द हेडिंग ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ऑल गवर्नमेंट्स आर टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर सिटीजन्स। इन अधिकारों के अंतर्गत सरकार को लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, देखिए, नागरिक राजनीतिक अधिकार, इसके अंतर्गत संरक्षण होना है किसका? लोगों के जीवन का, लोगों की स्वतंत्रता का और उनकी सुरक्षा का। ये तीन चीजों का संरक्षण होना है किसके तहत? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत। Under the heading of civil and political rights, all governments are to protect life, liberty and security of their citizens। They should guarantee, सरकार को गारंटी देनी है किस चीज की? That no one is enslaved, कि किसी को गुलाम ना बनाया जाए, किसी को स्लेव नहीं बनाया जाए। And that no one subjected to arbitrary detention and arrest or to torture। आर्बिट्रेरी, विदाउट एनी रीज़न किसी को होल्ड ना किया जाए, डिटेन ना किया जाए। यूं ही पकड़ के जेल में डाल देते हैं ना, यूं ही पकड़ के कैद कर लेते हैं, ये आर्बिट्रेरी डिटेंशन है। आप किसी की स्वतंत्रता का विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण हनन नहीं कर सकते कि आप उसको पकड़ के डाल दो, कहीं बंद कर दो। मानव का अधिकार है स्वतंत्र रहना, आप कैसे उनको बिना किसी कारण डिटेन कर सकते हो? तो ये सरकार को ध्यान रखना है कि कोई बिना किसी कारण से अननेसेसरीली होल्ड ना किया जाए, आर्बिट्रेरीली डिटेन ना किया जाए, किसी को अरेस्ट ना किया जाए, किसी को बेवजह टॉर्चर ना किया जाए। टॉर्चर करना, कष्ट देना, सताना। Everyone is entitled to a fair trial। हर किसी को हक है कि वो न्यायपूर्ण मुकदमा फेस करे। फेयर ट्रायल का अधिकारी होता है हर व्यक्ति। कोई गरीब है, कोई पैसा नहीं दे पा रहा है, या कोई छोटे वर्ग का है, तो उसको न्यायपूर्ण मुकदमा फेस करने की इजाज़त ना मिले, ये उसके मानव अधिकारों का हनन है। तो हर किसी को हक होता है। इसलिए जहाँ कोई इतना गरीब है कि अपने लिए वकील नहीं कर सकता,
सरकार उसको अपनी ओर से वकील करके देती है कि आपके लिए एडवोकेट या लॉयर हम प्रोवाइड करते हैं। ये उसका मानव अधिकार है। Everyone is entitled to a fair trial. The rights to freedom of thought, conscience and religion, to freedom of expression are to be protected. इस प्रकार से सोचने, स्वविवेक का इस्तेमाल करने, अपने धर्म के, अपने धार्मिक कार्यों को करने और अभिव्यक्ति, ये सारे अधिकार बिल्कुल बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिनका हर किसी को हक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड सेट्स ऑफ राइट्स, दैट मीन्स इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। Under the heading of economic, social and cultural rights, all governments are expected to try progressing to improve the living conditions of their citizen. इसके अंतर्गत to improve living conditions, living conditions of their citizens. अपने नागरिकों की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों के लिविंग कंडीशन कब इम्प्रूव होगी, जीवन स्तर कब सुधरेगा, खाना अच्छा मिले, कपड़ा अच्छा मिले, पढ़ने की सुविधा मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, मेडिकल फैसिलिटीज मिले, ये सारी चीजें मिलेंगी तभी तो किसी का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होगा। तो आपने देखा ये जो दो हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो दो सेट्स की बात की गई थी, अधिकारों के दो समूह, जिसमें पहला है नागरिक और राजनैतिक अधिकार, जिसमें आपने देखा कि लोगों के जीवन, आज़ादी और सुरक्षा को देखा जाएगा, और दूसरा था इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जिसके अंतर्गत लोगों की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हम इसको ये ना समझें कि एक सेट ऑफ राइट बिल्कुल अलग है, दूसरा अलग है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल मनुष्य की भलाई के लिए एक ही सेट्स ऑफ, एक जो डिक्लेरेशन है उसके दो पार्ट हैं, बॉडी एक है, हैंड्स टू हैं, इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। For example, they should try to guarantee the right to food, clothing, housing and medical facilities, education and employment। जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग कंडीशन क्या होती, जीवन स्तर किससे सुधरता है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, घर, चिकित्सकीय सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज, शिक्षा और रोजगार, ये चीजें रहेंगी, लोगों का लिविंग कंडीशन अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। These rights are expected to be promoted without any sort of discrimination or favor। और ये जो राइट्स हैं, ये अधिकार जो हैं, इनको देने में किसी प्रकार का पक्षपात या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके लिए है, सभी के लिए है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी देश में रहता हो, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमीर हो, गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं। Many Western governments have taken a very narrow view of human rights। बहुत सारी जो पश्चिमी सरकारें हैं वो ह्यूमन राइट्स को बड़े ही संकीर्ण रूप में देखती हैं, बहुत नैरो रूप में देखती हैं। They consider the civil and political rights as the only rights of man, excluded from consideration as a matter of right fundamental issues such as rights to food, health, education and social security। बहुत सारी पश्चिमी सरकारें सिर्फ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को ही मानव अधिकार के रूप में देखती हैं और इसको छोड़ देती हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसमें मनुष्य का भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा शामिल है, इसको वो लोग ह्यूमन राइट्स में नहीं मानती हैं। नैरो एटीट्यूड ले रही हैं ह्यूमन राइट्स का कई पश्चिमी सरकारें। और नतीजा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्पेशल प्रेडिलेक्शन, many Western governments attach condition to the provision of development and assistance to developing countries। और जब वो विकासशील देशों को जब असिस्टेंस देती हैं, सहायता देती हैं, तो वो शर्तें रख देती हैं। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड यानी विकसित और डेवलपिंग यानी विकासशील।
डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की यानी विकासशील जो विकास करने में लगे हुए हैं ऐसे देशों की मदद करते समय ये भूल जाती हैं कि ये राइट्स भी ह्यूमन राइट्स ही हैं। और जब वो फूड, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के मामले में मदद करती हैं तो दे अटैच कंडीशंस, वो शर्तें रख देती हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो ह्यूमन राइट्स हैं, आप इसमें शर्तें कैसे रख सकते हो कि तुमको ये चीज इस शर्त पे मिलेगी, इस कंडीशन पे मिलेगी? दैट्स रॉन्ग। Even in the realm of business, these conditions are sought to be applied. यहाँ तक कि बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में भी इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं। But human rights are indivisible. Human rights indivisible हैं, अविभाज्य हैं। इनको एक समझिए, इनको विभाजित मत समझिए। इसके बिना वो किसी काम का नहीं है और उसके बिना ये किसी काम का नहीं है। आप किसी को बहुत अच्छा कपड़ा और सारी चीजें अवेलेबल करा दो, लेकिन ये बोलो कि तुमको हम कैद कर देंगे, तुम्हारी आजादी खत्म, किसी काम का है उसका वो सब? या किसी को आप बहुत आजादी दे दो, सुरक्षा दे दो और उसके पास खाने पीने के लिए ही ना रहे, तो वो किस काम का रहेगा? वो भी किसी काम का नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स को डिविजिबल मत समझिए, दे आर इनडिविजिबल, अविभाज्य हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। They are two hands but one body. एक ही शरीर के दो हिस्से, दो हाथ हैं। It means that respect for civil and political rights cannot be divorced from the other sets of rights. इसका कहने का मतलब ये है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो सम्मान है वो सम्मान तभी बना रहेगा जब दूसरे सेट्स ऑफ राइट्स का भी सम्मान हो, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस, महत्व दिया जाएगा। Conversely, we can say that real economic and social development cannot exist without the political freedom to participate in the process, including the right to dissent. कहने का मतलब ये कि असली आर्थिक और सामाजिक तरक्की तभी संभव है जब हमको राजनैतिक अधिकार हो, इंक्लूडिंग द राइट टू डिसेंट। हमको पूरी तरह से मना करने का अधिकार है कि आप हमारे जनप्रतिनिधि बनने के काबिल नहीं हो, इसलिए हम आपको अपना वोट नहीं देंगे। ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। पॉलिटिकल हमको एक वोट देने का अधिकार है ना, राइट टू वोट। तो ये कब होगा? हम अपनी तरक्की देखते हुए ही तो ऐसे जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो हमको सही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और हमारी तरक्की करवा सकें। और अगर ऐसे प्रतिनिधि नहीं है तो हम उनको अस्वीकृत करने का हक रखें। अब आपने नोटा वोट के बारे में सुना होगा, दिया भी होगा। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, हम सारे के सारे उम्मीदवार को खारिज करते हैं। ये हमारा है राइट टू डिसेंट, मना करने का हक। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? द वियना डिक्लेरेशन ऑफ 1993, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। वियना में एक घोषणा हुई थी 1993 को, और ये डिक्लेरेशन रीअफर्म द यूनिवर्सल नेचर ऑफ दीज राइट्स। इसने रीअफर्म किया है, पुष्टि की है कि अधिकार जो है ये यूनिवर्सल होते हैं, सभी जगह समान रूप से इनका महत्व होता है। इट सेज, वियना डिक्लेरेशन कहता है ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, सारे ह्यूमन राइट्स सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब, बार बार ये वर्ड आ रहा है, यूनिवर्सल, जिसकी वैल्यू सारी दुनिया में एक जैसी हो। हमारे यहाँ उसका महत्व है, दूसरे देश में नहीं है, ऐसा नहीं, सभी जगह एक जैसा महत्व हो। ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इनडिविजिबल, उनको बांटा नहीं जा सकता, इंटरडिपेंडेंट, परस्पर संबंधित हैं, एंड इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। इंटरडिपेंडेंट यानी परस्पर निर्भर, इंटर रिलेटेड यानी परस्पर संबंधित। If Ram Rajya has to be brought upon this earth in the real sense of the term, then all people, regardless of their characteristics or social situation, must enjoy the same fundamental rights. अगर इस धरती पर राम राज्य की स्थापना होनी है तो हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे वो किसी भी सोशल सिचुएशन को बिलोंग करता हो, बहुत ऊंचे वर्ग का हो, बहुत नीचे वर्ग का हो, सबको सेम फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, सबके अधिकार बिल्कुल बराबर होने चाहिए।
अगर हम यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन करेंगे कि कोई ऊंचे वर्ग का है, कोई नीचे वर्ग का है, खास कास्ट का है, दूसरे कास्ट का है, ये लैंग्वेज बोलता है, दूसरी लैंग्वेज, ऐसा डिफरेंशिएशन बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए. The achievement of development and democracy must be based on universal respect for human rights and fundamental freedom. तो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र तभी सार्थक होगा. प्रजातंत्र की बात, प्रजातंत्र जिसमें सारी चीज़ें प्रजा के हाथ में रहती हैं, सारा सिस्टम लोगों के हाथ में रहता है, आम लोगों के हाथ में. तो ये तभी संभव है, डेमोक्रेसी सार्थक तभी हो पाएगी जब ह्यूमन राइट्स को सभी जगह बराबर महत्व मिलेगा और सारे लोग बिना किसी भेदभाव के ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकारों को उनका उपभोग वो लोग कर पाएंगे और उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे. तब हम ये कह सकेंगे कि इस धरती पर राम राज्य की स्थापना हुई है. जैसे राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, राम राज्य में सारे लोग बराबर थे, सबको सुख था, सबको शांति थी. वो तभी संभव है जब मानव अधिकारों को महत्व दिया जाएगा सभी जगह. अंडरस्टूड? So we have completed the lesson. Now we shall move on to the exercise. Exercise number 1. How many children die every year due to economic injustice? कितने बच्चों की मौत होती है इकोनॉमिक इनजस्टिस के कारण? मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही, लगभग कितने बच्चे. इकोनॉमिक इनजस्टिस, आर्थिक अन्याय, जिस आर्थिक अन्याय के कारण बच्चे 5 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है. और 10 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे इस कंडीशन में हैं, इस प्रकार की परिस्थिति में हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लगभग गुलामों की तरह से, बेगर्स की तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं. दे आर कंपेल्ड टू लिव इन सच डिग्रेडेड मैनर. इस तरह के डिग्रेडेड परिस्थिति में रहने के लिए बाध्य हैं. तो इसमें मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक इनजस्टिस के लिए आंसर 1, लगभग 1 करोड़ 40 लाख बच्चे, दैट मीन्स 14 मिलियन. 14 million. Now the second question is, how many people were killed in 20th century in peacetime and war? 20वीं शताब्दी में लगभग कितने लोग शांति और युद्ध के समय मारे गए? मैंने आपको बताया लगभग 12 करोड़ यानी 120 million. Answer 2, 120 million. Now the next question is, who announced 4 essential freedoms? किसने 4 अनिवार्य स्वतंत्रताओं के बारे में बताया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डी, President of the USA, United States of America. When did Vienna Declaration reaffirm universal nature of the human rights? Vienna Declaration ने, वियना के घोषणा पत्र ने मानव अधिकारों को यूनिवर्सल होने की संज्ञा, इस बात की पुष्टि किस सन में की? 1993. Answer 4, 1993. And the last question is, name the country which first introduced the idea of human rights. आपको उस देश के बारे में बताना है जिसने सबसे पहले ह्यूमन राइट्स के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट वाज USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आंसर 5, USA. Now exercise 2, answer the following questions in 2 or 3 sentences. आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं 2 या 3 सेंटेंसेस में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स? मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं?
मानव अधिकार वे अधिकार हैं जिसका हर व्यक्ति को उपभोग और संरक्षण करने का हक है। ऐसे जो अधिकार हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मानव अधिकार कहते हैं। आंसर 1, ह्यूमन राइट्स are the rights which every human being is entitled to enjoy and have protected। मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जिसका हर मनुष्य को उपभोग करने और उसको प्रोटेक्ट करने का हक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इनजस्टिस ऑन चिल्ड्रन? आर्थिक अन्याय का क्या असर, कौन सा एडवर्स इफेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर हुआ? आपको बताया 5 साल की उम्र के पहले ही बहुत सारे बच्चे मर गए ड्यू टू इकोनॉमिक इनजस्टिस। Economic injustice, some 14 million children die every year before they reach the age of 5 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही बहुत सारे मर गए। 100 million children were compelled to lead their lives as slaves or beggars। कितने शर्म की बात है कि 10 करोड़ बच्चे बाध्य हो जाते हैं अपने जीवन को गुलाम या बेगर्स के तरीके से भीख मांगकर बिताने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच मॉडर्न आइडियाज एग्जिस्टेड इन द एंशिएंट ग्रीक? पुराने ग्रीक में भी कौन से आज के जो आधुनिक ह्यूमन राइट्स के आइडियाज हैं वो एग्जिस्ट करते थे? These modern ideas existed in the ancient Greek. First, freedom of speech, freedom of speech, बोलने की स्वतंत्रता। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड द लास्ट वन इज equal respect
फॉर ऑल, सबके लिए सम्मान पाने का हक। ये 3 ऐसे मॉडर्न आइडियाज हैं दैट एग्जिस्टेड इन द एंशिएंट ग्रीक एज वेल। ओके, now the next question is, which 4 essential freedoms were announced by President Roosevelt? President Roosevelt ने कौन से 4 अनिवार्य स्वतंत्रताओं का जिक्र किया है? कौन सी 4 अनिवार्य स्वतंत्रताएं उन्होंने बताई हैं? बता सकते हैं? 4 अनिवार्य स्वतंत्रताएं डिक्लेयर्ड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के राष्ट्रपति बात करते हैं 4 अनिवार्य स्वतंत्रताओं की। आंसर नंबर 4। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट announced the 4 essential freedoms चार अनिवार्य स्वतंत्रताएं। Number 1, the freedom of speech and expression. Second, freedom to worship God. In his own way. Third, freedom from want. And fourth one, freedom from fear. Okay, there are some questions left. We'll discuss these questions in the next period. Thank you.